हेलो बच्चों, मैं आरती शर्मा आपकी हिंदी अध्यापिका स्वागत करती हूँ आपका हमारी व्याकरण की दूसरी कक्षा में। हमने हमारी पिछली कक्षा में जो हमारा चैप्टर 1 पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण, उसमें हमने भाषा और लिपि के बारे में जाना था। तो भाषा क्या थी, किसे कहते हैं, वो सब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। लिपि किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार उसका जल्दी से एक क्विक दौरान कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको आपका पहला वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा वो आपको थोड़ा याद आ जाए। तो हमने पढ़ा था कि हमारा आपस में बातचीत करने का जो तरीका है या जो साधन है, जो माध्यम है जिसके द्वारा हम आपस में बातचीत करते हैं, अपनी बात को समझते हैं और दूसरों की बातों को भी समझते हैं, वो जो माध्यम है, वो जो साधन है, वो भाषा कहलाता है। फिर हमने ये जाना था कि भाषा के दो रूप होते हैं, वो दो रूपों में प्रयोग की जाती है, जैसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो लिखित भाषा जो है वो मौखिक रूप का ही, मौखिक भाषा का ही लिखित रूप है। मौखिक भाषा में हम हमेशा बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, और लिखित भाषा में हम किसी भी बात को जो हमें दूसरे को बतानी है वो हम लिखते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। इसके हमने कई उदाहरण भी देखे थे, जैसे टीवी देखना, समाचार पत्र पढ़ना, कहानी की किताबें पढ़ना, इस तरीके से। उसके बाद हमने जाना था मानक भाषा के बारे में। तो मानक भाषा के बारे में हमने बताया आपको कि मानक भाषा वो भाषा होती है जिसे हिंदी के जो शिक्षाविद हैं, विद्वान है, जो भाषा में एक रूपता लाने के लिए उस भाषा के रूप को मान्यता प्रदान कर देते हैं। उसके बाद हमने जाना लिपि के बारे में। लिपि जो है वो हमारी उस मौखिक भाषा को लिखने का एक ढंग है, एक तरीका है। जो भाषा हम बोल रहे हैं उसको लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है। उसी तरह हमने जाना कि जो हमारी राजभाषा है वो हिंदी है, और हिंदी की जो हमारी जो लिपि है जिसको हम लिखते हैं वो देवनागरी है। उसके बाद हमने देखा साहित्य के बारे में। साहित्य क्या होता है, तो साहित्य के बारे में हमने जाना था कि साहित्य हमारे जो साहित्यकार हैं, जो कविकार हैं, जो रचनाकार हैं, जो जो जिसको हम लेखक कहते हैं या कवि कहते हैं, उनके द्वारा लिखी गई कोई भी रचना, यानी किसी भी ज्ञान का संचित कोश, यानी जो भी हम कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, उसको अगर हम किसी विधा के द्वारा लिख करके एक कोश के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, जैसे नाटक है, कहानी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है ना, अपनी अपनी अपने जीवन की कुछ बात उसमें लिखी गई हो, तो वो सारे साहित्य होते हैं। और हमने उसके बाद जाना था कि साहित्य के दो भेद होते हैं, एक होता है गद्य भाग और एक होता है पद्य भाग। गद्य भाग की जो भाषा होती है वो बहुत ही सहज, सुगम और सरल होती है, उसे कोई भी व्यक्ति पढ़ करके आसानी से समझ सकता है, उसमें कोई भी तुक की या लय की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो पद्य जो साहित्य होते हैं उसमें हमें तुक और लय की भी जरूरत होती है, और इसी के अंतर्गत जो है वो आती है गीत है, कविता है, हमारे जो दोहे हैं, चौपाई हैं, ये सारे हमारे पद्य साहित्य में आते हैं। तो ये रही हमारी पिछली कक्षा की बात, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ी है या हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्याकरण, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो व्याकरण क्या है बच्चों? व्याकरण को समझने के लिए मैं आपको एक साधारण सा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपके घर में, जैसे रोज घर में पोछा झाड़ू लगता है, पोछा लगाया जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, उनको डिटर्जेंट से धोया जाता है, या कोई गंदे बर्तन हैं उनको आपके घर में किससे, डिश वॉश से साफ किया जाता है, विम से साफ किया जाता है, तो वो एकदम शुद्ध हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। उसी तरीके से ये जो व्याकरण है वो हमारी हिंदी भाषा की त्रुटियों को शुद्ध करता है, उन्हें सही करता है। तो जो हम लिखने में गलतियां ना करें, या हमारे द्वारा लिखी गई जो पंक्तियां हैं या जो भी हम लिख रहे हैं उसमें कभी कोई व्याकरण की गलती ना हो, वो सारी चीजें हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। तो अगर हम देखें तो व्याकरण की परिभाषा है, व्याकरण के लिए हम लिख सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है, वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध करता है, भाषा को शुद्ध करता है। अब इसका एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल
जैसे बच्चों मैंने लिखा राम जाता माता साथ बाजार के है। तो ये पंक्ति जो मैंने लिखी है, अगर इसको हम देखें तो क्या आपको ये सार्थक, एक आपको सार्थक नजर आ रहा है वाक्य? नहीं। क्यों? क्योंकि राम जाता माता साथ बाजार के है, ये सही नहीं है। और इसको अगर हम सही लिखते हैं तो वो सही लिखना हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। हमें सही लिखना कौन सिखाता है? व्याकरण। अब वो कैसे? कि राम माता के साथ बाजार जाता है, बाजार जाता है। तो ये हमारा सही वाक्य है, ये वाक्य हमारा निरर्थक वाक्य है। तो ये सब चीजें बच्चों हमें कब आती हैं? जब हमें व्याकरण का ज्ञान होता है। व्याकरण हमें इन चीजों को लिखना सिखाता है और हमें ये बताता है कि सबसे पहले कोई भी वाक्य लिखने से पहले कर्ता आता है, फिर उसके बाद उसका कर्म आता है और उसके बाद आती है सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं। तो इन सारी चीजों से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने वाक्य को किस रूप में लिखना है। यहाँ तक कि व्याकरण हमें लिंग, वचन, क्रिया, इनकी जानकारी भी देता है। इनकी जानकारी भी हमें व्याकरण ही देता है। इनके बारे में हमें जब जानकारी हो जाती है तो वो भी हमें व्याकरण ही देता है। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हिंदी भाषा को शुद्ध करने के काम आता है। अब हम जानेंगे इसके भेद। व्याकरण के बच्चों 3 भाग होते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। व्याकरण भेद। व्याकरण भेद इसमें सबसे पहले आता है वर्ण विचार। दूसरे नंबर पर आता है शब्द विचार। शब्द विचार। और तीसरे पे आता है वाक्य विचार। अब देखो बच्चों कि व्याकरण हमें क्या सिखाता है। व्याकरण हमें सबसे पहले वर्ण की जानकारी देता है। और वर्ण की जानकारी कैसे मिलती है हमें? कि जो भी वर्ण है, कोई भी शब्द लिखेंगे हम तो सबसे पहले हम वर्ण लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्ण की जानकारी जो है व्याकरण देता है कि कौन सा वर्ण सार्थक है और कौन सा निरर्थक है। तो हमें क वर्ण लिखना आया, क के बाद हमने एक दूसरा इसमें वर्ण जोड़ दिया म, और तीसरा वर्ण जोड़ दिया ल। यानी अगर हम इनको इसी क्रम में लिखेंगे तो हमें एक सार्थक शब्द मिल जाएगा, वो बन जाएगा कमल। ठीक है। लेकिन अगर हम इनको उल्टा पुल्टा लिखें, अगर हम इसको ला पहले लिख दें और क फिर लिखें और फिर माँ लिखें तो हमारे पास कोई भी शब्द नहीं बनेगा, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इस तरीके से हम जानते हैं वर्णों के बारे में, और इसकी भी जानकारी हमें कौन देता है? व्याकरण। इसके बाद अगर हम शब्द विचार पे बात करें तो शब्द भी सार्थक और निरर्थक होते हैं। उसकी जानकारी भी हमें किसके द्वारा मिलती है? व्याकरण के द्वारा। तो अगर हम कोई शब्द लिख रहे हैं उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। जैसे हमने लिखा कि बगीचा। तो बगीचा से जो है हमें पता है कि बगीचा का मतलब होता है उपवन या बाग, इसका कोई अर्थ होता है। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें जागीर तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होता। तो शब्द के बारे में भी हमें व्याकरण उसकी शुद्धता को देखने में काम आता है। वो शब्द सही है, शुद्ध है या नहीं है, वो भी हमें व्याकरण ही सिखाता है।
इसके बाद आता है वाक्य विचार। तो वाक्य का मैंने अभी आपको ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था, वो वाक्य विचार के अंतर्गत आ जाएगा कि कोई भी वाक्य में सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और फिर उसके साथ उसकी सहायक क्रिया आएगी, तभी वो वाक्य पूरी तरह से सही लिखा जाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, जाता है। तो इसका ज्ञान भी हमें व्याकरण ही कराता है कि सबसे पहले किसी भी वाक्य में कर्ता लिखा जाता है, उसके बाद उसका कर्म लिखा जाता है और उसके बाद क्रिया आती है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जो हमारा पहला अध्याय है भाषा, लिपि और व्याकरण, उसके सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए। भाषा, लिपि, साहित्य, ये सब हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में हमने हमारे व्याकरण पोर्शन जो बचा था आपका, वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न। तो सबसे पहले आपकी बुक के अनुसार, आपकी जो बुक है उसके अनुसार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, वो है सही विकल्प। सही विकल्प चुनिए। तो उसमें हमारा जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है कि भाषा नहीं है, भाषा नहीं है। उसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं क कहना, ख है आपका लिखना और ग है आपका इशारे करना, इशारे करना। तो इसमें बच्चों आपको पता ही होगा कि कहना यानी बोलना, तो ये मौखिक भाषा हो गई, लिखना यानी लिखित भाषा हो गई, लेकिन इशारे करना ये भाषा नहीं है। तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि भाषा नहीं है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भाषा, भाषा के मूल रूप, भाषा का मूल रूप डैश होता है। भाषा का मूल रूप होता है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन हमें दिए गए हैं वो है लिखित, लिखित, दूसरा है मौखिक और तीसरा है सांकेतिक। सांकेतिक। तो इसमें बताइए भाषा का मूल रूप कौन सा होता है, कौन सा होता है? पहले हम क्या सीखते हैं? बोलना सीखते हैं, लिखना बाद में सीखते हैं। तो भाषा का जो मूल रूप है वो क्या माना जाएगा? मौखिक माना जाएगा। अब इसी तरीके से हम इसका चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भाषा को लिखने के लिए, लिखने के लिए डैश प्रयोग किया जाता है। किया जाता है, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अब भाषा को लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मतलब किसके द्वारा हम लिखते हैं? तो इसमें आ गया हमारा पहला लिपि, ख व्याकरण और ग संकेत। तो बच्चों कोई भी भाषा को लिखने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? लिपि। तो हम लिपि को सही निशान लगाएंगे। अब जो है हमारा इसी से अगला क्वेश्चन है कि पंजाबी, पंजाबी भाषा की लिपि डैश है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं देवनागरी,
देवनागरी, ख गुरुमुखी और ग फारसी। तो हम सभी को पता है कि जो देवनागरी है वो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है और जो फारसी है वो उर्दू भाषा की लिपि है। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद आपका जो 5th क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि हिंदी डैश की राजभाषा नहीं है। हिंदी डैश की राजभाषा नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा भारत और खा है दिल्ली और ग है इंग्लैंड। इंग्लैंड। तो बच्चों भारत की हमारी राजभाषा हिंदी है ना। और जो दिल्ली दिया गया ऑप्शन वो दिल्ली भी हमारे भारत की राजधानी है तो वो भारत में आ गया। अब बचा क्या हमारे पास? इंग्लैंड। तो इसमें क्या लगाएंगे हम निशान? इंग्लैंड। तो इस तरीके से हमारा ये सही विकल्प चुनने वाला जो अभ्यास प्रश्न है वो हमारे फिनिश हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ, दूसरे अभ्यास प्रश्न की तरफ। दूसरा हमारा अभ्यास प्रश्न है, दूसरे हमारे अभ्यास प्रश्न है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति। स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। तो हमारा जो पहला फिलिप्स है वो है कि विचारों के आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान के साधन को डैश कहते हैं। तो इसमें बच्चों ये है कि विचारों का आदान प्रदान हम किसके द्वारा करते हैं, कैसे हम किसी की बात को समझते हैं और कैसे किसी की बात को हम समझाते हैं अपनी बात को। तो क्या आएगा इसमें? भाषा। तो फर्स्ट रिक्त स्थान जो है वो आएगा भाषा। अब हम हमारा दूसरा रिक्त स्थान देख लेते हैं जो है जो विचार बोलकर प्रकट करते हैं। जो विचार हम बोलकर प्रकट किया जाए, जो विचार बोलकर प्रकट किया जाए। हाँ, तो बोलना क्या हो गया हमारा? एक मौखिक भाषा हो गया ना। तो उसका वही पूछा गया है हमसे, उसे डैश कौन सी भाषा कहेंगे? मौखिक भाषा। जो विचार बोलकर प्रकट किया जाए उसे डैश भाषा। ठीक है। और जो विचार लिखकर प्रकट किए जाएं, लिखकर प्रकट किया जाए, किया जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फिलिप्स कंप्लीट। लिखित भाषा कहते हैं। अब लेते हैं हमारा थर्ड फिलिप्स। थर्ड फिलिप्स में पूछा गया है कि भाषा को लिखित रूप देने के लिए
भाषा को लिखित रूप देने के लिए भाषा को लिखित रूप देने के लिए, यानी जो भी भाषा हम उसे बोल रहे हैं, जब उनको हम लिखते हैं तो भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित चिन्ह, यानी उसको लिखने का जो तरीका है, उसका निश्चित जो ढंग है, उसे क्या कहलाते हैं, यानी निश्चित चिन्ह क्या कहलाते हैं, लिपि। लिपि कहलाते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड। अब हमारा फोर्थ फिलअप्स है डैश, और आगे है भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। शुद्धता, ये टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया है। भाषा को शुद्धता प्रदान करता है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि भाषा को शुद्ध कौन करता है। अभी हमने इस टॉपिक पे डिस्कस किया है, वो है व्याकरण। तो यहाँ पर आ जाएगा व्याकरण। नेक्स्ट फिफ्थ जो हमारा लास्ट फिलअप्स है वो लिख लेते हैं हम, जो है व्याकरण के डैश विभाग हैं। इसके बारे में भी अभी हमने चर्चा की है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं 3, व्याकरण के 3 विभाग हैं। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, वो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है भाषा और उसकी लिपियां, यानी हमें भाषा दी गई है और भाषा की लिपि हमें उसके सामने लिखनी है। तो वो भी अब हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले भाषा और लिपि। तो हमारी जो फर्स्ट भाषा हमको दी गई है वो है हमारी हिंदी भाषा। दूसरी भाषा जो दी गई है वो है संस्कृत, और थर्ड भाषा जो हमसे पूछी गई है वो है अंग्रेजी। और चौथी भाषा जो हमको पूछी गई है वो है पंजाबी। तो इनमें से कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसकी लिपि के बारे में हमने चर्चा ना की हो, इसलिए हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का उद्भव हुआ है, इसलिए देवनागरी। और अंग्रेजी की जो है वो है रोमन, और पंजाबी की जो है लिपि वो कहलाती है गुरुमुखी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी सॉल्व हो गया कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आपकी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको राइट और रॉन्ग के निशान लगाने हैं। तो आपसे जो पहली बात है वो ये पूछी गई है कि भारतीय संविधान पहली चीज जो आपसे पूछी गई है वो ये है कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। तो ये बात क्या है, सही है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा को ही राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया। और कब किया गया था, 14 सितंबर 1949 को। अब है हमारी दूसरी बात हमसे पूछी गई है कि भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। तो ये बात क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो अब हम लेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो
दिया गया है कि भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को अनुच्छेद 343 के तहत स्वीकार किया। तो ये बात भी सही है कि हमारी जो है भाषाओं को 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया। अब हम लेते हैं फोर्थ कि हिंदी दिवस जो है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष हमें पता है कि हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन जो इसमें जो हमारी पंक्ति दी गई है उसमें दिया गया है कि हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 13 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपको पता है कि ये गलत है, तो इस पर 13 सितंबर को मनाया जाता है, ये गलत है, इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे, रॉन्ग। अब है हमारा 5th नंबर। इसी में 5th नंबर पूछा गया है कि यातायात पुलिस जो है वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं करती। सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं करती। तो ये बात बच्चों सही है या गलत है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि पुलिस को, आपने ट्रैफिक पुलिस को हमेशा देखा होगा कि जब वो कहीं भी किसी सिग्नल पे खड़े होते हैं तो वो अपने हाथों से लेफ्ट राइट ऐसे निशान सांकेतिक रूप से ही बोलते हैं। वो मुंह से बोलकर पब्लिक को नहीं बताते हैं, बल्कि जो पब्लिक है वो उनके हाथ के इशारे से ही जो यातायात है वो अपने आप सुचारू रूप से चलने लगता है। तो यहाँ पर जो लाइन दी गई थी वो थी कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने इसको गलत लगाया है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमसे सबसे पहले जो प्रश्न आता है वो पूछा गया है कि भाषा किसे कहते हैं, इसके रूप भी लिखिए। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है भाषा किसे कहते हैं, इसके रूप भी लिखिए। तो चलिए बच्चों इसका उत्तर लिखते हैं हम। सॉरी, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा की हमने क्या लिखा था? भाषा की परिभाषा वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह भाषा कहलाती है। और भाषा के दो रूप हैं। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। अब हम लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न लिखेंगे हम। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि मौखिक भाषा को कथित भाषा
क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर हम लिख लेते हैं मौखिक भाषा। अब बच्चों, मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम मुंह से बोलकर व्यक्त कर रहे हैं। तो मौखिक भाषा को अगर हम कथित भाषा कहें तो वो भी बात सही है, क्योंकि किसी के द्वारा कही गई बात को ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो कथित भाषा क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे मौखिक भाषा किसी के द्वारा बोलकर प्रकट की जाती है, बोलकर प्रकट की जाती है, इसलिए इसे कथित भाषा कहते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा उत्तर। अब हम लेंगे हमारा तीसरा। लिखित भाषा को उदाहरण सहित लिखिए। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखित भाषा की परिभाषा को लिख लेंगे ताकि लिखित भाषा स्पष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखित भाषा की परिभाषा लिखेंगे। मौखिक भाषा को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा कहलाता है। उदाहरण जैसे पुत्री पिता को पत्र लिखती है। ये इसका उदाहरण हो गया। अब इसके बाद हम लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो लिखित भाषा आपको समझ में आ गई कि मौखिक भाषा जो है उसको लिखकर प्रकट करना ही लिखित भाषा कहलाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन है वो करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी तक आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों वो आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम हमारा लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोली किसे कहते हैं? समझाइए। बोली किसे कहते हैं? समझाइए। यस, तो इसका उत्तर क्या है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा बोली कहलाती है। बोली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं हमारा। आप सभी को पता है कि किसी एक छोटे से समुदाय में, कोई एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय जो भाषा होती है, जो कि कुछ दूरी पर जाकर अपना रूप परिवर्तित करती रहती है, तो उसे हम बोली कहते हैं। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं लिपि
किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और लिपि किसे कहते हैं? कुछ भाषा व लिपि के नाम लिखिए। भाषा व लिपि के नाम लिखिए। यस, तो हम इसके उत्तर में जो है वो केवल लिपि किसे कहते हैं वो लिखेंगे। बाकी हमने अभी क्वेश्चन नंबर जो 3rd किया था उसमें हमने भाषा और लिपि लिखी थी, वही उत्तर आप इसमें लिख सकते हैं। जो भाषाएं मैंने आपको लिखवाई थी, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और संस्कृत, तो वो भाषा और लिपि आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं लिपि किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा को, किसी भाषा को लिखने का ढंग या निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। लिपि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं हम, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। वो है क्वेश्चन नंबर 6 और वो है उसी टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक हमने आज अभ्यास माला से पहले डिस्कस किया था, व्याकरण। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्याकरण। व्याकरण से आप क्या समझते हैं? व्याकरण से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? इसके विभाग भी बताइए। विभाग भी बताइए। तो चलिए पहले लिखते हैं हम व्याकरण की परिभाषा, जो हमने आज ही डिस्कस की है। आज जब हमने अपनी क्लास शुरू की थी तभी हमने व्याकरण की परिभाषा के बारे में डिस्कस किया था। तो हम लिख लेते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जो हिंदी भाषा को शुद्ध करता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो है कि इसके विभाग कितने हैं। तो व्याकरण के 3 विभाग हैं, वो हम लिख लेते हैं। वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और 3rd है हमारा वाक्य विचार। तो इस तरीके से बच्चों हमारे इस चैप्टर से जो अभ्यास माला से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हमने हल कर लिया है। मुझे आशा है कि आपको ये सारे अभ्यास माला में किए गए प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें ध्यान से पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पूरा चैप्टर जो है, जो भी आपको पढ़ाया गया है उसे आप बार बार दोहराएं और पढ़ें। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार बच्चों।